हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आज सबसे पहला जो टॉपिक है क्या है, ऑक्सीकरण और अवकरण। ऑक्सीकरण तथा अवकरण अभिक्रिया, ये आज का हम लोग का सबसे पहला टॉपिक है। पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। तो इससे जाने से पहले बता दें कि यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि हमेशा नोटिफिकेशन मिलते रहे। और ये वीडियो को अपनी दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जिससे कि उन लोगों को भी कुछ हेल्प मिल जाए। तो चलते हैं कुछ अब अगला टॉपिक पे, जो हम लोग का आज का जो टॉपिक है ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रियाएं, जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे किसे? तो ऑक्सीकरण में सबसे जो मेन टॉपिक होती है, सबसे जो याद करने वाली जो चीज होती है, वो ध्यान में रखना। सब जितना भी जो अभिक्रियाएं होती है सब नाम पर ही है। अधिकतर जो अभिक्रियाएं होगा जो नाम से ही पता चल जाएगा उसको कि क्या वो कह रहा है, क्या इसका परिभाषा होगा। तो ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति होनी चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए वहां पे। तो इसका परिभाषा बोलेंगे तो क्या लिखेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या होनी चाहिए, संयोग होनी चाहिए। ऑक्सीजन का संयोग होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, देखिए जैसे कि हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग तथा हाइड्रोजन का वियोग हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। कहता है कि जो ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं होती है, जिसमें मेन जो टॉपिक हम लोग का याद करने वाली चीज है कि ऑक्सीजन का क्या होनी चाहिए, संयोग होनी चाहिए। ऑक्सीजन का संयोग हो रही है तो हाइड्रोजन का वियोग होगा, ये ऑक्सीकरण कहता है। जब अवकरण की बात किया जाए कि अवकरण क्या कहता है सर, तो अवकरण का मतलब होता है कि जो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वियोग हो, सिर्फ इसका अपोजिट हो जाएगी। इसमें हाइड्रोजन का संयोग होगा और इसमें हाइड्रोजन का वियोग हो रहा था, जबकि अवकरण में क्या होती है, हाइड्रोजन का संयोग होती है और ऑक्सीजन का वियोग होती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन की वृद्धि होगी और ऑक्सीजन की कमी होगी। ठीक है, जैसे अवकरण की परिभाषा देख लेते हैं यहाँ पे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन का संयोग तथा ऑक्सीजन का वियोग हो, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पे दिया गया है एग्जाम्पल में, यहाँ पे किसको दिया गया, कॉपर ऑक्साइड को, CuO है ना, कॉपर ऑक्साइड को किसके साथ किया जाता है, हाइड्रोजन के साथ संयोग किया। देखिए हाइड्रोजन का संयोग कर रहा है। और इसमें भी निचला में भी वही दशा है कि क्लोरीन था यहाँ पे, और किसके साथ किया, हाइड्रोजन सल्फेट के साथ जब अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन की वृद्धि यहाँ पे हो रही है। देखिए वृद्धि हो रही है, तो वह जहां पे हाइड्रोजन का वृद्धि होगा उसे अवकरण बोलेंगे, जहां पे ऑक्सीजन का वृद्धि होगा उसे वहां हमें क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया किससे कहेंगे सर? पिछला टॉपिक सबको समझ में आ गया था, सबको समझ में आ जाना चाहिए ही था। ऑक्सीकरण, इसका मतलब ऑक्सीजन का संयोग होगा, और अवकरण जिसमें कि क्या होनी चाहिए, हाइड्रोजन का संयोग होनी चाहिए। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे बोलेंगे सर? रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं जिसमें ऑक्सीकरण क्या होनी चाहिए, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रियाएं शामिल होगा, उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण को हम लोग उपचयन अभिक्रिया भी बोलते हैं, और जो अवकरण होती है उसे हम लोग अपचयन अभिक्रिया कहते हैं।
ध्यान में रखना, ये चीज पूछा जाता है हमेशा। ऑक्सीकरण के जगह पूछ देगा आपसे कि आप उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, या तो अपकरण की जगह पूछ देगी क्या कि अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। यहाँ पे तो हमें पूछ रहा है क्या कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, या तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया किसे बोलेंगे जी, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं किसे कि जिसमें ऑक्सीकरण भी होनी चाहिए, ऑक्सीजन का वृद्धि भी होनी चाहिए, और दूसरी बात हाइड्रोजन का वृद्धि भी होनी चाहिए, यानी कि दोनों चीज की हमें यहाँ वृद्धि करवा रहा है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीकरण, यहाँ पे हाइड्रोजन का वृद्धि हो रहा था, नहीं यहाँ पे हाइड्रोजन का वृद्धि हो रही थी यहाँ पे, तो उसे हम लोग क्या बोल दिए, अवकरण बोल दिए। और जब ऑक्सीजन का वृद्धि होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें भी उसी तरह से है, जब यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे 2 था मगर यहाँ पे देखिए गायब हो गया, तो हाइड्रोजन की कमी हो रही थी, ऑक्सीकरण कहला गया। यहाँ पे देखिए Cl2, यहाँ पे Cl2H वृद्धि हो रही है, तो उसे क्या बोल रहे हैं, क्या बोलेंगे, अवकरण बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, ऑक्सीकरण। फिर वही जो अभी ऊपर हम लोग पढ़े थे वही चीज है यहाँ पे। ऑक्सीकरण किसे बोलेंगे, वैसे पदार्थ जिसमें ऑक्सीकृत करने की क्षमता होती है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे पूछा ऑक्सीकरण वो अभिक्रिया था, यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीकरण है। ऑक्सीकरण कोई पदार्थ भी हो सकती है, कोई तत्व भी हो सकती है, कोई यौगिक भी हो सकती है, कोई अणु भी हो सकती है, तो इस तरह से कह सकते हैं। तो वैसे पदार्थ जिसमें ऑक्सीकृत करने की क्षमता होती है उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं। जैसे सी को यानी कि कार्बन को हम किसके साथ जोड़ते हैं, ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं तो क्या चीज का निर्माण होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होती है। उसी तरह जब अवकरण की बात किया जाए तो वैसे पदार्थ जिसमें अवकृत करने की क्षमता होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अवकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अवकृत यानी कि टूटना, खत्म होना, अलग होना, यही ना। तो MgO को, मैग्नीशियम ऑक्साइड को किसके साथ करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन सॉरी कार्बन के साथ करते हैं, तो क्या होती है, Mg अलग हो जाता है और CO क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। अगला नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का पढ़ने का, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे बोलेंगे जी, देखिए इसका नाम से ही नहीं पता चल रहा है, उदासीनीकरण यानी कि उदासीन होनी चाहिए। यहाँ पे उदासीनीकरण जिस तरह से हम लोग अभी पढ़ रहे थे, ऑक्सीकरण जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी, हाइड्रोजन की कमी हो रही थी, उसी तरह से देखिए यहाँ पे नाम से ही पता चल रही है उदासीनीकरण। तो उदासीनीकरण इसका मतलब होता है उदासीन होनी चाहिए, उदासीन यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पे देखिए इसका परिभाषा देख लेते हैं आप। उदासीनीकरण किसे बोलेंगे, जब हम अम्ल और क्षार को मिलाते हैं ना, सॉरी अम्ल और भस्म को जब हम लोग यहाँ पे मिला रहे हैं, अम्ल भस्म को मिला देंगे तो क्या चीज का निर्माण हो जाएगा, लवण का निर्माण होगा। जिस अभिक्रिया में लवण का निर्माण हो रही है वो अभिक्रिया क्या कहला जाएगी, क्या कहला जाएगी, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहला जाएगी। कोई भी अभिक्रिया हो, दुनिया का कोई भी अभिक्रिया हो जिसमें क्या होनी चाहिए, लवण का निर्माण होगी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। परिभाषा देख लेते हैं यहाँ पे, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाती है, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि HCl इसका रासायनिक नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaOH इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों को, ये जो होती है क्या होती है, अम्ल होती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे बोलते हैं हम लोग, जिसे हम लोग का शरीर में ही भोजन पचाने का कार्य करता नहीं। चलिए ये जो दूसरा है NaOH, ये होता है जो भस्म होता है, जो सोडा, ये सब जो हम लोग कपड़ा धोते हैं ना, सर्फ जिसे हम लोग बोलते हो, साबुन जिसे बोलते हो, ये सब में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए ये जो था यहाँ पे NaOH का जो
प्रकृति इसकी होती है वो कैसी होती है, भस्म होती है। ये दोनों को मिलाएंगे। अभी बताए कि जिस अभिक्रिया में अम्ल है और क्षार है, ये कुछ भी तुम करो, रोकना भी चाहोगे पर ये रुक नहीं पाएगा। क्यों नहीं रुक पाएगा? कि जब भी ये दोनों मिलेगा तो क्या चीज का निर्माण करेगी, लवण का निर्माण कर देगी। ठीक है, और प्लस कुछ जल का भी मात्रा दे देती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का मिलेगा अब अपक्षेपण अभिक्रिया। अपक्षेपण अभिक्रिया किसे बोलेंगे? अपक्षेपण अभिक्रिया पिछला कोई वीडियो में भी बताए थे अपक्षेपण अभिक्रिया के बारे में, तो यहाँ भी देख लेते हैं अपक्षेपण क्या होती है। अपक्षेपण का मतलब होता है कि कुछ अलग होना, कुछ बच जाना, ठोस के रूप में बच गया। जैसे कि हम लोग मान लिया जाए कि कोई कुछ की एक खाना खाया, उसमें से उसमें कुछ बच गया, उसे अपक्षेपण। खाते के समय कुछ निकल जाती है तो देखते हो चावल जैसे में काला निकल जाता है, उसे हम लोग छोड़ देते हैं, तो वो सब क्या, एक जो चीज बच रही है उसे अपक्षेपण बोल देंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखे किसको लेते हैं, एक NaCl का उदाहरण लेते हैं। NaCl जो नमक होती है, और किसको लेते हैं एक साथ में, AgNO3 को लेते हैं, यानी सिल्वर नाइट्रेट को लेते हैं। ये दोनों को जैसे ही मिलाएंगे ना तो क्या होती है, NaCl जो यहाँ से जो Cl होती है क्लोरीन, और इसके साथ सिल्वर, ये दोनों क्या होती है, इसके साथ चली जाती है। और ये जो होती है यहाँ पे, यही अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट का भी उदाहरण है, जिसे हम लोग बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। यही अभिक्रिया एकदम देंगे। ठीक है, देखिए इसका जो Cl था किसके साथ चल गया था, सिल्वर के साथ चल जाती है, और सिल्वर क्लोराइड जो मिलकर एक अपक्षेपण का रूप ले लेती है। और अपक्षेपण जो रहता है ये ठोस पदार्थ के रूप में रहेगा। जब भी आपसे पूछा जाए कि अपक्षेपण किस रूप में रहती है, तो क्या किस रूप में रहेगा, ठोस के रूप में रहेगी। ठीक है, दूसरा उदाहरण ले रहे हैं बेरिलियम क्लोराइड को। बेरिलियम क्लोराइड को हम मिलाते हैं किसके साथ, सोडियम सल्फेट के साथ मिलाते हैं, तो सोडियम क्लोराइड का एक अपक्षेपण बन जाता है। जो साधारण नमक होती है वो नीचे बैठ जाती है, और बाकी जो ऊपर में रह जाता है क्या, बेरिलियम सल्फेट रह जाती है। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग का टॉपिक है, समझ में आ गया होगा सभी को, अपक्षेपण, जिसमें कि अपक्षेप के रूप में बच जाते हैं, ठोस के रूप में एक अपक्षेप बच जाती है, उसी हम लोग क्या बोलते हैं, अपक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसे बोलेंगे? देखिए सभी जितना जो अभिक्रिया रहेगा, बार बार ये चीज को हम बोलते आ रहे हैं आप लोगों को, कि जितना भी अभिक्रिया है उसे नाम से ही आप उसे याद कर सकते हैं। नाम को उसका देखिए और फटाक से उसका आंसर दीजिए। जैसे कि अपक्षेपण था, जिसमें अपक्षेप बन रहा था, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया था उसमें क्या हो रहा है, ठोस के रूप में जो अपक्षेप बन रहा था उसे अपक्षेपण अभिक्रिया बोल रहे थे। अब यहाँ पे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की बात किया जा रहा था। प्रकाश रासायनिक की बात किया जाता है, किसका आ रही है, इसमें क्या आ रही है, प्रकाश। प्रकाश इसका मतलब कि लाइट यहाँ पे होना अनिवार्य है। तो कह सकते हैं कि इसका परिभाषा क्या बोल सकते हैं, कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। देख लेते हैं एग्जाम्पल। पहले H2 को हम मिलाते हैं किसके साथ, Cl2 के साथ मिलाते हैं, तो HCl बनती है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होती है। इसका परिभाषा देख लेते हैं। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की अवशोषण करके घटित होती है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वही चीज बताया ना, जो अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग का है दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण और अपकरण का प्रभाव। कहने का मतलब कि जो ऑक्सीकरण जो होती है और अपकरण जो होती है, क्या हम लोग का दैनिक जीवन में भी इसका कुछ प्रभाव होती है? हाँ होती है। जैसे पहला कुछ नीचे दिया गया है प्रभाव उसका, जिसमें पहला जो हम लोग का पढ़ने का है क्या है, भोजन का पाचन। भोजन का पाचन होती है, क्या भोजन के पाचन में भी ऑक्सीकरण और अपकरण भाग लेता है? हाँ भाग लेता है। जो हम लोग का भोजन जब देखते हैं कि जब हम लोग भोजन खाते हैं तो भोजन जब पचती है तो उस समय हमें गर्मी महसूस होती है, गर्मी महसूस होती है। इसका मतलब कि वहां पे ऊष्मा बाहर हो रहा होगा कुछ ही मात्रा में, पर
हो तो रही होगी, ये तो कंफर्म है। आप लोग सभी की ये सब प्रैक्टिकल वाला चीज़ है, सब आप लोग खाना खा गए, ऐसे भी सबको ये सब याद होगा, सब देखे होंगे, ये चीज़ को अनुभव किए होंगे कि जब हम खाना खाते हैं तो उस समय हमें खाना खाने के उपरांत थोड़ा सा समय बाद हमें थोड़ा गर्मी महसूस होने लगती है। क्यों गर्मी महसूस होने लगती है? वहाँ पे जो भोजन होता है वो अंदर ऑक्सीकृत होने लगती है। क्या होने लगती है? ऑक्सीकृत होने लगती है। ऑक्सीकृत होने से क्या होती है? जो ऊष्मा निकलती है, जिससे हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, वो क्या होती है? बढ़ जाती है, जिसके कारण हमें गर्मी और पसीना निकलना स्टार्ट हो जाता है। देख लेते हैं अब इसके बारे में। यहाँ पे कुछ लिखा है, जिससे जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीकृत होता है। सही बात है, ऑक्सीकृत तो होती है, ऑक्सीकृत हो रही है, इसका मतलब कि वो पदार्थ होगा, कौन सी पदार्थ? ऑक्सीकृत होगा, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रही थी। हाँ, ऑक्सीजन की वृद्धि कर रही थी, नहीं अब आगे ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊष्मा निकलती है। जब शरीर में भोजन जाती है तो ऑक्सीकृत होती है, भोजन ऑक्सीकृत होकर क्या करती है? ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या होती है? ऊष्मा शरीर से बाहर निकलती है, जिससे हमारे शरीर का ताप बढ़ जाता है, यहाँ पे बरकरार रहती है और बढ़ जाती है, कुछ मात्रा में वहां पे बढ़ जाती है। तो क्या होती है? हमें ऊर्जा प्रदान होने लगती है। सर चार्जर दे दीजिएगा। हमें बल प्रदान करती है, जिससे क्या होती है? हमें ऊर्जा निकलती है, ऊष्मा निकलती है और गर्मी महसूस होने लगती है। नहीं, देखिए दूसरा जो टॉपिक हम लोग का होती है भोजन का दुर्गंधित होना। ये भी होता है, जो किसके कारण होती है? ऑक्सीकरण और उपचयन के कारण ही हो रही थी। यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी ना। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम लोग भोजन का दुर्गंधित होना। दुर्गंधित का मतलब समझ रहे हैं? दुर्गंधित मतलब होता है खराब होना, ठीक है। खराब हो रही थी, यानी देखते होंगे हम लोग भोजन एक जैसे सुबह बनाए और शाम होते होते गर्मी के मौसम में क्या होती है? भोजन जो खराब होने लगती है। खराब होने लगती है जी हाँ, खराब होने लगती है, खराब हो जाती है, ठीक है। तो उसे हमें ताज़ा रखने के लिए क्या क्या हमें कुछ करना पड़ता है। कुछ क्या हम लोग कुछ फ्रीज, ये सब चीज़ को हम लोग यूज करते हैं, फ्रीज में भोजन को रखते हैं। तो पहले अभी यही देखते हैं कि दुर्गंधित क्यों होती है, कौन सी कारण है? अवकरण है, ऑक्सीकरण है। कहता है हम जानते हैं कि ताजे भोजन खुशबूदार भोजन कहलाते हैं, जिसे देखने पर खूब खाने का मन करता है, लेकिन भोजन को खुली हवा में लंबी समय तक छोड़ दिया जाता है तो उसमें दुर्गंधित पैदा होती है। जब भोजन में उपस्थित वसा और तेल ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है और भोजन खराब हो जाता है, जिसे बासी भोजन कहते हैं। कहता है कि जो भोजन का दुर्गंधित होने का कारण जो होती है वो होती है क्या? एक तो होती है तेल आपका, दूसरा होता है वसा, ठीक है। जब जो देखते होंगे आप लोग, जो खाना जो बनाते हैं, जो हम लोग कोई कुछ फेस्टिवल पे बनाते हैं, वो खाना बहुत जल्दी खराब होता है। कारण क्या रहता है? उसमें हम लोग ज्यादा मात्रा में क्या देते हैं? वसा की मात्रा देते हैं और तेल की मात्रा देते हैं। इसके कारण वो क्या करती है? ऑक्सीजन के द्वारा वो ऑक्सीकृत हो जाती है, जिससे हम लोग का भोजन, जो भी भोजन रहता है, वो खराब हो जाती है, ठीक है। तो भोजन दुर्गंधित होने का कारण हमें पता चल गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है, भोजन दुर्गंधित होने से रोकने का उपाय। हम लोग रोक सकते हैं उस चीज को। कैसे रोक सकते हैं? जैसे कि घरों में फ्रीज रखें, फ्रीज द्वारा
जब हम लोग किस फ्रिज है हमारे पास तो क्या करेंगे, उस फ्रिज में भोजन को रखेंगे, जिससे क्या होती है हम लोग का जो भोजन जो रहता है वो सुरक्षित रहता है, खराब नहीं होगा, दुर्गंधित नहीं होंगे। दूसरी बात है कि भोजन में एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ मिलाकर करते हैं। जो कुछ कुछ एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ जो होती है, कुछ कैप्सूल भी आती है, तो उसे हम लोग क्या करेंगे, उसे मिलाकर भी हम लोग भोजन को क्या करेंगे, कुछ ज़्यादा दिनों के लिए हम लोग उसे सुरक्षित रख सकते हैं और बहुत दिनों तक उस चीज को खा सकते हैं और उसका स्वाद ले सकते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट है भोजन को हवरुद्र बर्तन में रखकर। हवरुद्र का मतलब यहाँ पे आप लोग का लग रहा होगा कि क्या कौन सी वर्ड सर यूज कर रहे हैं। हवरुद्र ये जो होती है हवा का रुद्र, कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भोजन हम रखें वो खुला नहीं रखें, हवा के संपर्क में न रखें। क्या करें, उसे हवा से हम लोग संपर्क में न रख के उसे ढक कर रखें, जहाँ पे हवा की मात्रा वहाँ पे न पहुँचे, कम पहुँचे। ऐसा थोड़े है कि हम लोग पृथ्वी पर रखेंगे हवा नहीं पहुँच पाएगी, पहुँच पाएगा पर कम पहुँच पाए, जहाँ जिससे कि हम लोग का भोजन कुछ ज़्यादा दिनों तक हम लोग का जो भोजन दूषित ना हो पाएगा। ठीक है। तो ये था हम लोग का भोजन का दूषित होने से रोकने का उपाय। ठीक है। अब तीसरा जो हम लोग का था, जो अवकरण ऑक्सीकरण का जो प्रभाव था, तीसरा पॉइंट था हम लोग का श्वसन की क्रिया। क्या होती है, श्वसन की क्रिया में भी अवकरण ऑक्सीकरण होती है। हाँ जी, श्वसन की क्रिया में भी ऑक्सीकरण और अवकरण का उपयोग किया जाता है, वहाँ पे भी इस क्रिया संपन्न होती है। कैसे होती है सर, यहाँ पे देखते हैं, समझते हैं। यहाँ पे जब हम लोग श्वसन करते हैं तो उस समय क्या होते हैं, श्वसन से हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं। यदि अभी बताए पिछला टॉपिक में कि जहाँ पे जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की क्या होनी चाहिए, उपस्थिति, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीकरण बोल रहे थे। वही चीज तो श्वसन हम लोग कर रहे थे, तो श्वसन कर रहे थे तो वहां पे हम लोग का ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे गारंटी है कि उस चीज का ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। चलिए देख लेते हैं। श्वसन हमारे लिए हर पल हर क्षण जरूरी है, यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। जब श्वसन जो करते हैं, श्वसन करते हैं, आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा कि ऑक्सीजन किस प्रकार की अभिक्रिया, सॉरी श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो किस प्रकार की अभिक्रिया बोलेंगे हम लोग, ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, ऑक्सीकरण, अवकरण, विस्थापन, द्विविस्थापन, इस तरह से। तो क्या मारेंगे हम लोग, ऑक्सीकरण अभिक्रिया मारेंगे। ठीक है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में उपस्थित कोशिका के अणु ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है और श्वसन छोड़ने के क्रम बाहर निकल जाती है। कहता है कि जो श्वसन जो हम लोग कर रहे थे, श्वसन के दौरान हमें क्या होती है, ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑक्सीजन क्या होता है, उसकी जो कोशिका जो रहती है, कोशिका उसको तोड़ देती है, अणु को उसकी तोड़ देती है और वो ऑक्सीकृत होकर क्या देती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकाल देती है, जिसे हम लोग श्वसन के दौरान छोड़ देते हैं। ठीक है। जो अगला टॉपिक है दहन। ये दहन में भी होती है ऑक्सीकरण और अवकरण का उपयोग। हाँ सर, यहाँ पर भी होती है, दहन में भी होती है। जैसे किसी भी चीज को जलाने के लिए हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए, मेनली रूप से हमें चाहिए ऑक्सीजन, क्या, O2। मगर कुछ और भी पदार्थ है जिसकी उपस्थिति में हम लोग जला सकते हैं। आप वो दो पदार्थ और है, दो गैस और है जिसकी उपस्थिति में हम वस्तु को जला सकते हैं। उसका आप कमेंट में आंसर दें, और हम नहीं बताएंगे अभी, नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर हम बताएंगे। और तब तक इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए कि कौन सी पदार्थ है जिसकी उपस्थिति में हम कोई पदार्थ को जला, कौन सी गैस है जिसकी उपस्थिति में हम कोई पदार्थ को जला सकते हैं। ऑक्सीजन को छोड़कर, ऑक्सीजन तो अधिक मात्रा में है, इसकी उपस्थिति में तो कोई भी वस्तु जला सकते हैं, पर कुछ और है, दो पदार्थ, इतना हिंट दे दिया आपको कि दो गो गैस है जिसकी उपस्थिति में भी हम वस्तु को जला सकते हैं। उसका कमेंट में आप लोग आंसर दीजिएगा।
तो हम लोग चौथा जान रहे थे कि दहन की क्रिया में भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। हमारे दैनिक जीवन में दहन की कई क्रियाएं होती है, जैसे जलावन के रूप में लकड़ी, कोयला, एलपीजी। तो ये सब जो होती है दहन के क्रिया में होती है। दहन की क्रिया में जैसे कि हम लोग कोई लकड़ी को जला रहे थे तो ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन वहां पे दे रहे हैं। जहां पे ऑक्सीजन दे रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब क्या, कौन से अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो ये था हम लोग का लास्ट टॉपिक। और जो अब इसके आगे जो टॉपिक मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और जाते जाते बता दें आप लोग कि यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, जिससे कि हमेशा नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। लाइक आप लोग नहीं करते हैं, लाइक भी साथ साथ करते रहें, शेयर भी करें। तो चलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।